कार्यक्रम कर रही है और प्रधानमंत्री का जैसा लक्ष्य है कि हर वर्ग तक और खासकर दलित, ओबीसी और पिछड़े वर्ग तक सरकार की योजनाएं उन तक पहुंचे, उनको सब लोगों को लाभ मिले, तो उन योजनाओं के लाभ के लिए आवश्यक है कि उसकी जानकारी सब लोगों तक पहुंचे, तभी लाभार्थी जो है उन योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो आज उसी के उपलक्ष्य में यह हमारी अगली पत्रकार वार्ता है अंबेडकर जी के जयंती पर। हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच आदरणीय डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी उपस्थित हैं। सरल स्वभाव के प्रतीक, 7 बार से सांसद रहे और केंद्रीय मंत्री, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का हमें सानिध्य प्राप्त है, उनका हम उद्बोधन भी सुनेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के महासचिव श्री दुष्यंत गौतम जी भी साथ हैं, उनका भी हम यहाँ पे विषय हमारे सामने रखेंगे, जो इस वर्ग की समस्याएं और उनके समाधान के लिए कई वर्षों से समाज में काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो एससी मोर्चा है उसके अध्यक्ष श्री लाल सिंह आर्य जी भी हमारे बीच में यहाँ पर हैं और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश जी भी हमारे बीच हमारे साथ हैं। आज का दिन इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो रहा है कि आज ही के दिन सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय की घोषणा भी की है। यह जो आरक्षण है पदोन्नति के अंदर, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के कारण कई दिनों से कुछ रुकावटें आ रही थी। उसमें डेटा कलेक्शन का एक महत्वपूर्ण विषय था जो सुप्रीम कोर्ट ने रखा, उसके ऊपर सरकार ने निर्णय लिया है और डेटा कलेक्शन का आज वो कार्य भी सरकार ने, मोदी सरकार ने निर्णय लिया है। तो मैं आज की इस पत्रकार वार्ता में आदरणीय डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वो निवेदन करूंगा आदरणीय दुष्यंत गौतम जी से, जो महासचिव हैं हमारे, वह पत्रकार वार्ता को संबोधित करें। आदरणीय दुष्यंत जी। बंधु, आज की प्रेस वार्ता में आप सबका स्वागत है। हमारे बीच में उपस्थित सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री आदरणीय वीरेंद्र कुमार जी, भारतीय जनता पार्टी जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री गुरु प्रकाश पासवान जी। बंधु, जैसा आपको विदित है, पहले भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी कि भारतीय जनता पार्टी ने 7 अप्रैल से 20 अप्रैल तक का एक सामाजिक न्याय पखवाड़ा बनाया है और जिसमें प्रतिदिन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनाओं के कोई न कोई कार्य है जो जनता और गरीबी उन्मूलन के लिए एक जनता के बीच में जाने का हमारे मंडल के कार्यकर्ता मंडल स्तर तक सभी के बीच में जा रहे हैं। आज भाजपा, जैसे कि आपको मालूम है, हम 6 राष्ट्रीय कार्यक्रम करते हैं। भाजपा का स्थापना दिवस, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती उसमें प्रमुख पे है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मृति बलिदान, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती, सुशासन दिवस और समर्पण दिवस, उसमें प्रमुखता से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्मदिन भी रखा गया है। और यही नहीं, वैसे भी भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के विचारों से ओतप्रोत होकर शुरू से ही चलती है। और आपने देखा होगा हमारी सदस्यता पर्ची जो भी बनी थी उसके अंदर भी पहले जनसंघ काल से ही चला आ रहा है कि जो छुआछूत मानेगा वो भारतीय जनता पार्टी का सदस्य नहीं बन सकता। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, वाल्मीकि, रविदास जी के जन्मदिन को स्वयं भारतीय जनता पार्टी बनाएगी, ऐसा पहले से ही उल्लेख उसके अंदर है। आज उसमें ही अम्बेडकर जयंती हम बना रहे हैं। आज बाबा साहब के सुबह सुबह ही कार्यक्रम लिए गए हैं। सभी मंडलों में उनके स्टेचुओं को साफ करना, स्वस्थ करना, माल्यार्पण करना और उनके जीवन पर छोटी छोटी गोष्ठियों का आयोजन करना। और उस गोष्ठियों में बाबा साहब से जुड़े हुए अनेक कार्यक्रम, बाबा साहब का भारत देश को योगदान, ये सभी का उल्लेखनीय कार्य होता है। और उसके साथ साथ इस जन्मदिन को हम ऐसे भी मनाते हैं, सेवा कार्य भी करते हैं। ब्लड बैंक, अनेक हॉस्पिटलों में फल वितरण और साथ साथ सेवा बस्तियों में अन्न खाद्य पदार्थों का वितरण, सरकारी सहायता हैं उन तक पहुँचे, इस सभी के लिए हम जन जागरण का कार्य भी लगातार कर रहे हैं।
मतलब जैसे आपको मालूम है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जीवन को अगर हम देखें तो कांग्रेस सरकार ने आज़ादी के बाद अनेकों ने महापुरुषों ने जिन्होंने आज़ादी में भाग लिया है उनके जीवन को किसी प्रकार से इस पर बंद करके रखा ताकि उनके जीवन में नहीं मालूम पड़े। मैं एक डॉक्टर अम्बेडकर ही नहीं, उसमें देखें तो चंद्रशेखर आज़ाद हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, शहीद भगत सिंह है, सरदार वल्लभ भाई पटेल है, मौलाना आज़ाद है। ऐसे सभी लोगों को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के जीवन के बारे में जितना उनके बारे में वर्णन करना चाहिए था उतना वर्णन नहीं किया गया, जिसके कारण से आपने देखा होगा डॉक्टर अम्बेडकर जी दलितों के ही नेता बनकर रह गए। और उसके लिए मैं समाज के अनेक लोगों का धन्यवाद भी करना चाहता हूँ। लेकिन मोदी जी के कार्यकाल से पहले जब हमारी गैर भाजपा सरकार बनी थी, आपको मालूम होगा, और गैर कांग्रेस सरकार बनी तो आपको मालूम होगा, डॉक्टर अम्बेडकर जी को सबसे पहले 39 वर्ष बाद भारत रत्न दिया गया गैर कांग्रेस सरकार में। और जिन्होंने संविधान दिया और संविधान के साथ देश चल रहा हो, पार्लियामेंट चल रही हो, उसके अंदर उनका तेल चित्र भी नहीं था। तेल चित्र लगाने का काम किया तो हमारी सरकार ने किया उस समय के अंदर। और इसी प्रकार से आप मोदी जी की सरकार आने के बाद में 26 नवंबर जो एक ऐतिहासिक दिन होता है, जिस दिन देश को संविधान समर्पित किया गया था, उसका उल्लेख आज़ादी के बाद कभी भी नहीं किया गया। स्वयं 2015 के अंदर 26 नवंबर को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के इस दिवस को संविधान दिवस के रूप में जो घोषित किया, इसके लिए हम नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करते हैं। और ये धन्यवाद ही नहीं करते हैं बल्कि उस दिन की 2 दिन की गोष्ठी, उस दिन की जो पार्लियामेंट चली थी, उसमें जो योजनाओं का उल्लेख किया गया कि श्रमिकों के लिए जो किया, महिलाओं के लिए किया, रिजर्व बैंक की कल्पना, डीमोनेटाइजेशन, प्लानिंग कमीशन और जल के लिए बड़े और अनेक बांध का निर्माण। देखा जाए तो जो हम सोचते थे कि डॉक्टर अम्बेडकर दलितों के नेता हैं, ऐसा नहीं। डॉक्टर अम्बेडकर जी 26 नवंबर 2015 के बाद जो उल्लेख के बाद मालूम पड़ता है, डॉक्टर अम्बेडकर जी इस भारत के निर्माण के अंदर उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और साथ साथ अनेकों ने महापुरुषों की समाधियां भी आपने देश के अंदर देखी होगी, संग्रहालय भी देखे होंगे, लेकिन देश के अंदर कहीं भी डॉक्टर अम्बेडकर जी का संग्रहालय भी नहीं था, ना समाधि थी। आज इस 7 वर्ष के कार्यकाल में मोदी जी के समर्पण भाव डॉक्टर अम्बेडकर जी के लिए जो उनकी आस्था है वो भी साफ साफ दिखाई देती है। पंच तीर्थों के रूप में जन्मभूमि महू मध्य प्रदेश के अंदर, जहाँ डॉक्टर अम्बेडकर पैदा हुए थे, और मैंने भी खुद वहाँ पर पहले देखा था क्योंकि वो उनके पिताजी सेना में कार्य करते थे। तो एक छोटा सा कमरा जो सैनिकों को मिलता है, एक ट्रंक सा रखा हुआ होता था, बाकी कुछ भी नहीं था। खुद हमारी सरकार आई, हमने खाली उस स्थान को संग्रहालय ही नहीं, एक बड़ा भव्य स्मारक बनाकर और साथ साथ उस क्षेत्र को अम्बेडकर नगर के नाम से घोषित किया। और आज अम्बेडकर जी के नाम पर आज 14 अप्रैल है, क्योंकि अम्बेडकर जी को पूजने वाले अनेक अनुयायी ऐसे हैं जिनको किसी प्रकार से लाना या ले आना नहीं पड़ता। लाखों की संख्या में 14 अप्रैल को वहाँ इकट्ठा होते थे, लेकिन व्यवस्थाएं नहीं हुआ करती थी। आज अम्बेडकर कुंभ के नाम से वहाँ पे उसका आयोजन किया जाता है। और इसी प्रकार से शिक्षा भूमि, जहाँ डॉक्टर अम्बेडकर जी ने शिक्षा ली थी, उस बिल्डिंग के मालिक ने साफ साफ लिख दिया था कि यहाँ पर डॉक्टर विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत के संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी पढ़कर गए थे। और मैं इसको बेचना चाहता हूँ। चाहती तो कांग्रेस सरकार भी अपना समर्पण दिखा सकते थे, लेकिन कभी ऐसा नहीं किया। उस भूमि को खरीदकर आज वहाँ पे बहुत बड़ा संग्रहालय बनाने का कार्य चल रहा है। आदरणीय आप सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री जी के माध्यम से 100 बच्चे वहाँ पे प्रतिभावान वहाँ जाते हैं, उनको शिक्षा देने का कार्य भी हमारी सरकार करती है। दीक्षा भूमि का निर्माण हो, ऐसे ही दिल्ली के अंदर 26 अलीपुर है, परिनिर्वाण दिवस है। ऐसी चेत भूमि आपने देखा होगा ना, सबकी समाधियाँ आपको मिल जाएंगी, लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की समाधि कहीं पर नहीं मिलेगी। ये श्रेय अगर किसी को जाता है, ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जाता है कि जिन्होंने बॉम्बे के अंदर जिस समय उनकी यहाँ पे मृत्यु हुई थी, 26 अलीपुर रोड परिनिर्वाण दिवस जहाँ पे हम मनाते हैं, दिन है वो मनाते हैं, जहाँ से उनकी डेड बॉडी को ले जाने के लिए दिल्ली में उनका अंतिम संस्कार नहीं करने दिया 2 दिन, बल्कि वो इंतजार करते हैं कि दिल्ली में कहीं उनका अंतिम संस्कार होगा। दादर में समुद्र के किनारे बॉम्बे में, वहाँ पर उनका अंतिम संस्कार हुआ। और हमारी शिवसेना अलायंस की सरकार बनी थी, आदरणीय गडकरी जी उस समय मंत्री थे,
तो उन्होंने जाके वहाँ पर चेत भूमि पे छोटा सा एक भूमि को बना के वहाँ पे एक स्थान सा बनाया गया था। लेकिन आज मैं गौरव से कह सकता हूँ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर वहाँ पर हिंदू मिल बंद कर 10 एकड़ के अंदर वहाँ बहुत बड़ा डॉक्टर अम्बेडकर जी की समाधि और चेत भूमि के नाम से बनाने का काम चल रहा है। ऐसे ही चिंचोली में संग्रहालय भी है और आज सबसे ज़्यादा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज़ादी के बाद 12 मंत्री भारतीय जनता पार्टी के अंदर शेड्यूल कास्ट के पहली बार बने हैं। सबसे ज़्यादा सांसद हमारे हैं, सबसे ज़्यादा राज्यसभा में सांसद हमारे हैं, विधायक हमारे हैं लोकल बॉडी के अंदर, जहाँ तक कि राष्ट्रपति जी का भी एक गौरव बनाने वाला कार्य है। 2 गवर्नर हैं, साथ साथ प्रधानमंत्री जी का सफलता दलितों को जो उनका संकल्प था कि मैं दलितों को नौकरी मांगने वाला नहीं नौकरी देने वाला बनाना चाहता हूं, इसलिए उन्होंने अनेक योजना का कार्यान्वयन किया गया है। और साथ साथ जो उनका संकल्प है, आज हम 80 करोड़ लोगों को भोजन देने का काम कर रहे हैं। अनेक योजनाएं हमारे द्वारा जो चल रही हैं, उन सभी योजनाओं का सबसे ज़्यादा लाभ अगर मिलता है तो दलितों को मिलता है। या वह स्वस्थ भारत योजना हो, कौशल निर्माण योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, बीमा सुरक्षा, जनधन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, अटल पेंशन, इनका अगर सर्वे का अगर करें तो 90% अपने दलित परिवारों को आगे बढ़ाने का काम मिल रहा है, जिसका आज फलस्वरूप आपने देखा होगा 5 राज्यों में चुनाव हुआ है और 4 राज्यों में दलितों ने आगे बढ़कर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। इसी प्रकार से आदरणीय मोदी जी भी डॉक्टर अम्बेडकर जी की भावनाओं को आत्मसात करते हुए डॉक्टर अम्बेडकर जी को आज सुबह पार्लियामेंट में भी उनको नमन किया, अपना समर्पण भाव की दिखाया और साथ साथ देश के अंदर उनके विचारों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। धन्यवाद दुष्यंत जी। जिस तरह पार्टी और सरकार दोनों ही अम्बेडकर जी के लिए, दलित पिछड़े वर्ग ओबीसी के लिए कार्य कर रही है, उसके लिए मैं अब निवेदन करूंगा डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी से कि वो हम सबको संबोधित करें, प्रेस को। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 132वीं जयंती के अवसर पर मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं, बधाइयां देता हूं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय हमारे देश की लगभग 60% आबादी को किसी न किसी योजना के माध्यम से स्पर्श करती है और विकास में बराबरी की भागीदारी करने के लिए इसके लिए एससी, ओबीसी, डीएनटी और कमज़ोर वर्ग के जो लोग हैं, उनके साथ ही साथ हमारे देश के जो सीनियर सिटीजन हैं और बड़ी मात्रा में हमारी जो युवा पीढ़ी ड्रग्स के कारण परिवारों के वातावरण को विषाक्त कर रही है, ऐसे सारे लोगों के कल्याण के लिए सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सोच है, सबका साथ सबका विकास और सबको साथ लेकर चलने की भावना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जब संविधान की रचना की थी, तो संविधान की रचना में उन्होंने समाज के प्रत्येक वर्ग के बारे में, सबके लिए उसमें संविधान में व्यवस्थाएं की गई। वो सबसे बड़ी चीज़ जो संविधान के निर्माण के समय जो भाव रखा गया, वो भाव ये रखा गया कि उन्होंने पूरे देश को एकात्म रूप से मानकर संविधान की रचना की, जिसमें सिखों के लिए कोई अलग से या बौद्ध के लिए संविधान अलग से या जैन के लिए संविधान अलग से ना करके पूरे भारत को एक रूप में देखते हुए और एक ही संविधान की रचना की। और आज हम देख रहे हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा इतने पहले देश की अखंडता को लेकर जो शुरुआत की गई थी, उस शुरुआत का आज हम वर्तमान स्वरूप देख रहे हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी एक जीवन और यशस्वी भारत के निर्माण की जब भावनाओं को लेकर आगे चलते हैं, उसमें सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। हमारे अनुसूचित जाति वर्ग के, हमारे पिछड़ा वर्ग के, हमारे अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के, और इनको शिक्षा और रोजगार के माध्यम से जोड़ते हुए किसी परिवार का एक सदस्य जब शिक्षित और आत्मनिर्भर बनकर आगे आता है, तो वो सदस्य परिवार के साथ ही साथ, और परिवार जब आत्मनिर्भरता के साथ आगे बढ़ता है तो अपने समाज के विकास में भी और अपना योगदान देता है। जो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भारत को आत्मनिर्भर बनाने की जब बात करते हैं, तो उसमें हमारे इन वर्गों के लिए एक और जहां शिक्षा के माध्यम से, वहीं हमारे ट्रेनिंग पार्टनर के साथ में स्किल ट्रेनिंग देकर उनके जीवन में किस तरह से
उनको आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए, उनको शिक्षित करने के लिए, उनको आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं, उसके कारण से एक बहुत बदला हुआ स्वरूप हम देख रहे हैं। और यही नहीं, अभी हमारे दुष्यंत जी ने जैसा कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के निधन के उपरांत तत्कालीन सरकारों ने किसी भी तरह का स्मारक बनाने की कोई पहल नहीं की, लेकिन 2014 में जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री बनने के बाद अभी पंचतीर्थों का उल्लेख सारा दुष्यंत गौतम जी ने किया। उन पंचतीर्थों का निर्माण करा के और समयावधि निर्धारित करके देश के जनजीवन में, देश के हमारे जो अनुसूचित जाति समाज है, जनजाति समाज है, हमारे जो ओबीसी के लोग हैं, इन सब के मन में उन पंचतीर्थों के माध्यम से कभी सोचा नहीं था कि दिल्ली में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर इस तरह से भव्य रूप में बनकर आएगा, या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जहाँ पर निधन हुआ था वहाँ पर मेमोरियल स्थली के रूप में उसको पुस्तक का आकार देकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीवन के बारे में इतने अच्छे ढंग से वहाँ पर जागृति, वहाँ जानकारी वहाँ पर दी जाएगी। चैत्य भूमि, दीक्षा भूमि और शिक्षा भूमि, इस सब का उल्लेख हमारे सम्मानीय दुष्यंत गौतम जी ने किया। उस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने और धारा 370 का उन्होंने विरोध किया था, वो उसके पक्ष में नहीं थे, और उन्होंने नेहरू जी और जिन्ना दोनों जी के सामने कि ये धारा 370 ये देश के हित में नहीं है। और आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के उस सपने को साकार करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में इसने हमारी सरकार ने न केवल धारा 370 को हटाया, बल्कि उस समय जो डॉक्टर अंबेडकर जी के बारे में जो बात कही गई थी उसको चरितार्थ रूप से करके बताया। डॉक्टर अंबेडकर जी ने महात्मा बुद्ध के ऊपर एक पुस्तक लिखी थी, और उस पुस्तक के संबंध में उन्होंने प्रधानमंत्री नेहरू जी से अनुरोध किया कि इस पुस्तक की आप 100 प्रतियां खरीद लें। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक को खरीदने से और नेताओं के द्वारा उस समय मना कर दिया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को सम्मान देने में भी कांग्रेस का कहीं कोई योगदान नहीं रहा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न का सम्मान जब मिला जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी समर्थित सरकार केंद्र में थी, और इसी तरह से पार्लियामेंट के अंदर भी तेल चित्र लगाने का काम भी उसी सरकार के समय किया गया। कांग्रेस ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को केवल उनका नाम लेने का काम तो किया वोट बैंक की राजनीति को ध्यान में रखकर, लेकिन उनको सम्मान देने की दिशा में कोई कदम उनके द्वारा नहीं उठाया गया। आज इस 14 तारीख के जयंती के कार्यक्रम को हम सब लोग सामाजिक समरसता दिवस के रूप में पूरे देश में इसको मना रहे हैं। यूएन में भी पहली बार और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की और जयंती के समय पे वहाँ पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो 125वीं जयंती के अवसर पर आप सभी को याद होगा, सरकार के द्वारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 125 रुपये का और 10 रुपये का और सिक्का जारी किया गया था, ताकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के योगदान को लोग जो है ना उसको याद कर सकें। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की ही प्रयासों का परिणाम है कि आज हमारी केंद्र की सरकार एक और जहां SC ST जो हमारी महिला उद्यमी हैं, इन महिला उद्यमियों को अपना काम प्रारंभ करने के लिए और स्टैंड अप योजना के अंतर्गत उनको कम ब्याज की दर पर उनको पैसा दिलाया जा रहा है। उसके साथ ही साथ और जो हमारे अनुसूचित जाति समाज के हमारे युवा उद्यमी हैं, इनको डिक्की के माध्यम से ये न केवल अपना काम प्रारंभ करें, बल्कि काम प्रारंभ करके नौजवानों को रोजगार देने की दिशा में भी उस काम को आगे बढ़ा सकें। और अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए अगर हम शिक्षा के लिए अगर हम बात करें तो पहले बजट सिर्फ 1100 करोड़ था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में 2021 में इसे बढ़ा करके और 6000 करोड़ रुपया कर दिया गया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दलितों को जॉब क्रिएटर बनाने का जो संकल्प लिया है, आज वो हम डिक्की के माध्यम से हम देख रहे हैं, उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। अनुसूचित जाति के छात्रों की जो पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति है, इस छात्रवृत्ति में भी एक बड़ा बदलाव किया गया और इसमें 60-40 का रेशो निर्धारित किया गया। सारे के सारे जो विद्यार्थी हैं उनके डेटाज इकट्ठे करके डाटाबेस उसकी जानकारी राज्यों से मंगा करके 60% वो जो छात्रवृत्ति की राशि है वो केंद्र सरकार के द्वारा दी जाएगी और 40% राज्य सरकारों के द्वारा दी जाएगी। पहले कई बार देखने में ये आता था कि छात्रवृत्ति पहुंच जाती थी, संस्थानों को जाती थी और लंबे समय तक छात्रों को नहीं मिल पाती थी, लेकिन अब वो डीबीटी के माध्यम से उन विद्यार्थियों के खाते में सीधी यहाँ से डाली जाएगी। हम 60% राशि यहाँ पहुँचाएंगे और 40% राज्य सरकार देगी। राज्य सरकार अपनी जैसे उन बच्चों के खाते में स्कॉलरशिप की राशि डालेगी, हम यहाँ से एक बटन दबाएंगे और 60% राशि एक साथ
सारे विद्यार्थियों के खाते में, वो डीबीटी के माध्यम से वहाँ पर पहुँच जाएगी। केंद्र सरकार ने 2022-23 के लिए जो बजट के लिए इसके लिए प्रावधान किया 3.61% SC के लिए और 2.36% ST के लिए ये प्रस्तावित की है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना जहां 50% से ज़्यादा आबादी अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों की होती है, ऐसे लगभग 27,000 गांव और इसमें 2024-25 तक उनका कायाकल्प करने के लिए सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के माध्यम से इस काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। राज्य सरकारों के द्वारा दलितों के लिए जो सब प्लान बनाया गया है, उस सब प्लान में भी केंद्र सरकार 100% की राशि का योगदान उसमें करती है। और ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच का ही परिणाम है कि हमारा जो अनुसूचित जाति का जो हमारा समाज है, इस समाज को न केवल शिक्षा के रूप से बल्कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लिविंग के माध्यम से हम अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों की जीवन पद्धति में, उनकी जीवन शैली में किस तरह से हम उसमें सुधार ला सकते हैं, उसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना, उसके लिए उज्ज्वला योजना, उसके लिए उजाला योजना, उसके लिए मुद्रा योजना और ऐसी सारी योजनाओं के माध्यम से हमारे अनुसूचित जाति समाज को, उनको समृद्ध करने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए, जब ये समाज आत्मनिर्भर होता है तो वो देश के विकास में भी अपना योगदान देता है। अब इतने सारे प्रधानमंत्री आवास में जो करोड़ों मकान बने, जब मकान बनता है तो उसमें जो मकान बनाने का काम जो मिस्त्री होता है वो हमारा अनुसूचित जाति समाज का होता है। जो मजदूरी के रूप में वहाँ पर श्रमिक काम करता है वो भी अनुसूचित जाति समाज का व्यक्ति होता है। मैंने बहुत सारे ऐसे मकानों को देखा जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बनाए जा रहे हैं कि जिस हितग्राही को वो पैसा दिया गया, वो दिल्ली आकर यहाँ पर मजदूरी करने आते हैं बहुत सारे लोग। उन्होंने जब अपना मकान बनाया तो शासन के द्वारा जो केंद्र सरकार के द्वारा राशि दी गई, उस राशि में ही उन्होंने अपने घर पर जो ईंटें बनाने का काम उन्होंने किया, उन्होंने बाहर से ईंट नहीं ली। और एक मकान मैंने देखा हमारे क्षेत्र में, एक खरगोपुर तेगेला पड़ता है, उसके आगे एक हीरालाल अहरबार, वो बहुत अच्छा मतलब मिस्त्री है। उन पति पत्नी ने दोनों ने मिलकर वो ईंटें बनाने का काम किया और मकान बना, उन्होंने दोनों ने मिलकर वो मकान बनाए। अब प्रधानमंत्री आवास योजना में जो स्पेसिफिक जो साइज निर्धारित की गई है, उससे बहुत ज़्यादा बड़ा मकान उन्होंने बनाया। जब मैं वहाँ पर दौरा करने के लिए जा रहा था, मैंने कहा ये मकान किसका है, तो बताया ये हीरालाल अहरबार ने बनाया। मैं उस व्यक्ति से पूछा कि आपने शासन के द्वारा जो पैसा दिया गया और उतनी राशि में इतना बड़ा मकान कैसे बनाया? तब उसने कहा हम पति पत्नी दोनों ने मिलकर न केवल ईंटें हमने बनाई बल्कि मजदूरी करने का काम भी हमने किया, और इससे जो हमारा जो पैसा बचा, उस बचे हुए पैसे से हम इतना बड़ा मकान बना पाए। इससे एक और तो जहाँ इसके पहले जब वो झुग्गी बनाकर रहते थे, तो आज आप गांव में जाइए, गांव में आपको खपरे नहीं दिखेंगे, पक्के मकान दिखते हैं। लोगों का लाइफ स्टाइल बदल रहा है। खेतों के अंदर भी आप कहीं पर देखेंगे अगर कोई पक्का मकान नजर आ रहा है, उस मकान के पास आप जाकर देखेंगे तो उस पर प्रधानमंत्री आवास योजना लिखा मिलेगा। 60 साल तक जिन लोगों ने राज किया वो केवल गरीबी हटाओ की बात तो करते रहे, लेकिन सही मायने में गरीब की जीवन शैली में बदलाव, उसको आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाए गए। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सपनों को साकार करने की दिशा में ये इतनी सारी जो योजनाएं आई, इन सारी योजनाओं के माध्यम से एक और उनके मकान बन रहे हैं, उनके बच्चे शिक्षित होकर आगे बढ़ रहे हैं और वो बच्चे शिक्षित होकर अच्छे जॉबों में भी जा रहे हैं। अब वो ठेकेदारी भी करने के काम में भी आगे आने लगे हैं। प्रधानमंत्री और आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से उस गरीब व्यक्ति का जिसका कार्ड बन रहा है, आज वो उससे 5 लाख रुपए तक का अपना इलाज करा पा रहा है। बहुत से गरीब पहले हम लोगों के पास आते थे कि हमारे परिवार में किसी को कैंसर हो गया, उसको किडनी की बीमारी हो गई है, हार्ट की बीमारी हो गई है, और हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि हम इतना महंगा इलाज करा सकें। लेकिन ये सारी की सारी योजनाएं एक और जहां गरीब परिवार के हमारे जो अनुसूचित जाति वर्ग के बंधु थे, उनके जीवन में एक और सुगम्यता ला रहे हैं, आत्मनिर्भरता का भाव ला रहे हैं। और आज वो बड़ी प्रसन्नता के साथ में, अब उनको बारिश में ये चिंता नहीं रहती कि बारिश होगी तो हमारे घर में पानी चुएगा, गर्मी में और हमको मतलब बगैर छाया के अभाव में कपड़े लगाकर हमको अपना दिन और रात निकालना पड़ेंगे। ये योजनाओं का क्रम वो लगातार तो चल ही रहा है। इसके साथ ही साथ 2015 से अभी तक SC, ST, OBC के वो 10 करोड़ से अधिक लोगों को मुद्रा लोन दिया गया, और इसमें भी कुल खातों में 50% मुद्रा लोन से जो राशि दी गई, उसमें 50% से अधिक लोग SC, ST और OBC के हैं, जिनके जीवन शैली में, परिवारों में आज एक बहुत बदला हुआ दृश्य देखने को मिल रहा है। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय एक और जहां बच्चों को शिक्षित करने के लिए उनके लिए फीस की व्यवस्था करती है, वहीं उनको
कोचिंग के लिए भी व्यवस्थाएं कर रही है। और अनुसूचित जाति के ऐसे मेधावी छात्र जो पढ़ने में अच्छे हैं, ऐसे मेधावी छात्रों को प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक की पढ़ाई के साथ ही साथ और वो विदेश पढ़ाई करने जाना चाहते हैं, तो ऐसे लगभग 100 बच्चों को प्रतिवर्ष उनको हम लोग निकाल करके उनका विदेश ओवरसीज जाने का, उनका जाने का खर्चा, आने का खर्चा, उनका वह ठहरने और पढ़ाई करने का, जब तक वो पढ़ाई करते हैं उसका सारा का सारा पैसा और यहाँ से केंद्र सरकार के द्वारा सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा दिया जा रहा है। इससे मैं देख रहा हूँ कि अनुसूचित जाति का वो नौजवान, वो हमारा छात्र जो कभी सपने में नहीं सोच पाता था कि मैंने यहाँ तक पढ़ाई तो कर ली, लेकिन इससे आगे की पढ़ाई करने के लिए हमको जाना है, कोई विशेष कोर्स करने के लिए जाना है, पीजी करने के लिए जाना है, कोई रिसर्च करने के लिए जाना है, और अब पैसों के अभाव में वो बाहर नहीं जा पाता था। आज देश के अंदर भी शिक्षा के अवसरों को बढ़ाया जा रहा है। विदेश जाने वाले ऐसे हमारे अनुसूचित जाति के जो छात्र हैं उनके लिए भी मतलब वो बढ़ावा दिया जा रहा है। और मेडिकल की पढ़ाई में, इंजीनियरिंग की पढ़ाई में, सारे क्षेत्रों में, साथ ही साथ जो डीएनटी घुमंतु विमुक्त जातियां हैं, उन घुमंतु विमुक्त जातियों के लिए भी उनके लिए विकास बोर्ड वो बनाया गया है ताकि उनको भी स्किल ट्रेनिंग के साथ में जोड़कर और वो बच्चे भी उनके शिक्षित हो सकें और उनको ट्रेनिंग कौशल का ट्रेनिंग देकर वो अपना काम प्रारंभ करना चाहते हैं, उनके लिए भी कम ब्याज की दर पर और पैसा उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही साथ जो बेगर्स लोग हैं, बेगर्स हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है कि कैसे उनको व्यवस्था के साथ में जोड़ा जाए। बेगर्स के लिए भी सरकार उस दिशा में भी, और हम लोगों ने एक स्माइल योजना बनाई है, उस स्माइल योजना के माध्यम से ट्रांसजेंडर और बेगर्स दोनों के लिए एक और जहां उनको उस व्यवस्था से बाहर निकालकर वो उनको ठहरने के स्थान वहां पर उपलब्ध कराकर और साथ ही साथ उनको ट्रेनिंग दिलाकर और वो अपना कोई काम प्रारंभ कर सकें। काम प्रारंभ करने के बाद ऐसे हमारे जो अनुसूचित जाति की हमारी बहनें हैं जो स्व सहायता समूह बनाकर काम कर रही हैं या कुछ इंडिविजुअल रूप से भी काम कर रही हैं, उनके द्वारा निर्मित सामग्री को एक मेलों के माध्यम से, प्रदर्शनी के माध्यम से उनको विक्रय की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। और कई स्थानों पर यह देखने में आ रहा है कि बहनें न केवल वो अपने समूह के माध्यम से बल्कि दूसरी भी बहनों को वो प्रशिक्षण देकर उनके जीवन में, उनके परिवार में कैसे आत्मनिर्भरता का भाव आ सकता है, इसके लिए भी और उसके सरकार के द्वारा लोन दिए जाने के लिए कम ब्याज की दरों पर और ये लोन दिया जा रहा है, जिससे बदला हुआ दृश्य हम आज देख रहे हैं। हमारे अनुसूचित जाति के जो युवा उद्यमी हैं, युवा उद्यमियों को भी और उनको स्टैंड अप योजना के अंतर्गत अपना काम प्रारंभ करने के लिए सरकार जहाँ एक और योगदान दे रही है, वहीं सार्वजनिक जो उपक्रम है वो सार्वजनिक उपक्रम 4% सामग्री जो है ना वो ऐसे समूहों के द्वारा या ऐसे ग्रुप के द्वारा जो निर्मित की जाएगी, वो निर्धारित किया गया 4% सामान वो इस तरह के समूह से खरीदेंगे। हमारे सरकार के द्वारा पहली बार और जनजातियों को भी वन उत्पादों पर MSP देने की पहल वो प्रारंभ की गई है, पहली बार जो है ना। और ये सारे काम होने से आज हमारे, चाहे वो SC की हम बात करें, ST की बात करें, OBC की बात करें, और आने वाले समय में हम बेगर्स के लिए भी और हमारे ट्रांसजेंडर के लिए भी और घुमंतु विमुक्त जातियों के लिए भी, उनके लिए घुमंतु विमुक्त जातियों के लिए एक विकास कल्याण बोर्ड की स्थापना की गई है, जिससे उस समुदाय के बंधु भी जीवन में आगे बढ़ें, शासन की योजनाओं का लाभ लें और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के सपनों को साकार करने के लिए देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में हम सभी इस सब काम को और बेहतर से बेहतर करने की दिशा में हम लोग अपने कदम बढ़ा रहे हैं। धन्यवाद डॉक्टर वीरेंद्र जी। जैसा हमने देखा कि कांग्रेस ने अंबेडकर जी के नाम कभी जो स्थान उनको इतिहास में मिलना चाहिए था वो नहीं दिया। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में दलित, पिछड़ा वर्ग, OBC इन सब के लिए अनेक योजनाएं पार्टी और केंद्र सरकार दोनों कर रहे हैं। तो अब ये हमारे बीच अपने जो SC मोर्चा के अध्यक्ष लाल सिंह आर्य जी भी और गुरु प्रकाश जी भी हैं। मैं ओपन करता हूं कि अगर कोई प्रश्न हो किसी पत्रकार बंधु के लिए तो वह एड्रेस कर सकते हैं प्रश्न के लिए। Yes. एक मिनट, आप कांग्रेस की मानसिकता इससे ही देख सकते हैं कि अभी पंजाब के अंदर उनके सुनील जाखड़ जी ने कहा है पैर की जूती पैर में ही अच्छी लगती है। डायरेक्ट उन्होंने
वहाँ पर दलितों का अपमान करने की बात की है। राजनीति करना एक अलग विषय है, काम करना एक अलग विषय है। यही सरकार है, यही कांग्रेस है जिसने डॉक्टर अम्बेडकर जी का यहाँ पे संग्रहालय भी नहीं बनने दिया, उनकी समाधि भी नहीं बनने दी। हमेशा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ही दलितों का सम्मान भी हुआ है, आगे भी बढ़े हैं। और आज जो मैंने पहले भी कहा है कि प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से कहा है, आज तक ऐसा किसी ने नहीं कहा कि हम नौकरी मांगने वाला ही नौकरी देने वाला बनाना चाहते हैं।